हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 31 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 32 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे किस तरीके से लिखा जाना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आपने इसमें कौन सी कमियां की हैं और किन बिंदुओं को आपको और ऐड करना चाहिए। तो आपका प्रश्न है, कश्मीर में जैनुल उल अबादीन के शासन का आकलन कीजिए। ठीक है, आपने उत्तर लिखा है 1420 ईस्वी से 1470 ईस्वी तक जैनुल आबदीन कश्मीर का सुल्तान रहा। सुल्तान बनने के साथ ही उसे कई सारी चुनौतियां विरासत के रूप में मिली, जैसे राज्य में विद्रोह की प्रवृत्ति, विदेशी हमले, विधि व्यवस्था लचर होना, न्यायिक व्यवस्था का कमज़ोर होना, राजस्व व्यवस्था का अव्यवस्थित होना तथा हिंदू विरोधी नीतियों से पीड़ित आवाम आदि। जैनुल आबदीन के शासन को हम इसी पृष्ठभूमि में देखेंगे। पेशावर के उपद्रवियों का दमन और पांचक के विद्रोह का दमन किया, जिसका परिणाम हुआ कि इसका शासन राज विद्रोह से मुक्त हो गया। न्याय व्यवस्था को संगठित किया, जैसे न्यायिक गतिविधियों में एक काजी व पंडित का सहयोग लिया, जो इसके पूर्व के शासक से अलग करता है, क्योंकि उनकी हिंदुओं के प्रति कट्टर नीति थी। तो वहीं इसने प्रशासन में उन्हें शामिल कर आवाम को संदेश दिया कि वो सहिष्णु है, और इसके लिए उसने कश्मीर से निर्वासित हिंदुओं को पुनः कश्मीर में बसने की अनुमति एवं इच्छानुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। इसने आर्थिक क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया, जैसे केसर को प्रोत्साहन, कृषि कार्यों के लिए नहर व बांध निर्माण, कश्मीर में रेशमी व ऊनी कालीनों के उत्पादन को बढ़ावा। इसी क्रम में बारूद प्रौद्योगिकी एवं धातु शिल्प के विकास में भी इस सक्रिय अभिरुचि दिखाई। साहित्य के क्षेत्र में देखो तो जैनुल आबदीन स्वयं एक कवि एवं विद्वान व्यक्ति था तथा उसने साहित्यिक प्रगति को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में इसने बारूद के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी। इसने कल्हड़ की रचना राजतरंगिणी एवं महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, फिर आपने लिखा श्रेया भट्ट के नेतृत्व में पुनर्वास विभाग की स्थापना कराई। इसके अतिरिक्त जजिया कर की समाप्ति, गौ हत्या निषिद्ध किया और हिंदुओं को आश्वस्त करने के लिए सती प्रथा पर लगी पाबंदी को हटा लिया। सही अर्थों में कहा जाए, जैनुल आबदीन में वो सभी लक्षण थे जो भारत जैसे एक बहुसांस्कृतिक देश के राष्ट्रीय शासक में होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपने अपनी इस पूरी स्टोरी में पॉइंट तो लगभग सारे आपने कवर कर लिए, बस आपने इसमें भाषा शैली को सही से समायोजित नहीं किया। मतलब कि इसको आपने एक सीक्वेंस में नहीं रखा। देखिए, जब भी आपसे शासन से संबंधित कोई प्रश्न आए कि आप ये बताएं कि किसी भी राजा के शासन का आकलन आपको करना है, ठीक, तो आपको हमेशा 4 पॉइंट याद रखने हैं कि उसके शासन का आकलन हम देखेंगे कि राजनीतिक स्तर पर कैसा था, उसके शासन का आकलन हम देखेंगे आर्थिक स्तर पर कैसा था, साथ ही उसका शासन सांस्कृतिक स्तर पर कैसा था, और उसका शासन किस पे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, क्लियर, सोशल स्तर पर कैसा था। तो आप इन 4 एस्पेक्ट को ही कवर करोगे, और जब आप इन चारों के आधार पर देखते हो तो आपको इनमें क्रम कैसा रखना है। आपको पहले राजनीति बतानी है, फिर आपको आर्थिक बतानी है, फिर आपको सामाजिक और फिर इसकी सांस्कृतिक। और इन चारों में अगर ये अच्छा नेतृत्व निभाता है कोई भी राजा, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ, उसका शासनकाल अन्य की अपेक्षा, या कह सकते हो पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा काफ़ी अच्छा था, जो कि बाद के राजाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। ऐसा लिखा करिए। आप जब निष्कर्ष देते हो ना, तो निष्कर्ष कभी एक्सट्रीम मत दीजिए। जैसे आपने यहाँ पे एक्सट्रीम दे दिया कि सही अर्थों में कहा जा सकता है वो सभी लक्षण थे। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक राजा के अंदर वो सभी लक्षण प्रस्तुत हों जो इंडिया की डाइवर्सिटी के लिए हों। हाँ, तत्कालीन समय के हिसाब से आप लिख सकते हो कि हाँ, वो सभी लक्षण विद्यमान थे जो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से भारत को शासित कर सकते थे। ऐसा आप लिख सकते हो, समझ रहे। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आपने जैसे इनमें बातें तो अपनी सारी कही हैं, लेकिन आपने पैराग्राफ कम से कम चेंज किए। यहाँ पे तो आपने पैरा चेंज कर दिया,
बट आपने जैसे न्याय व्यवस्था के बारे में आप लिखते हो तो आपको पैरा चेंज करना चाहिए। आपने यहाँ पे धार्मिक उदारता के बारे में लिखते हो तो आपको पैरा चेंज करना चाहिए। जैसे आपने आर्थिक क्षेत्र के बारे में बात बताई तो आपने वहीं से शुरू कर दिया। एग्जामिनर इससे कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ आपकी धार्मिक नीति खत्म हो रही है और कहाँ आपकी आर्थिक नीति की शुरुआत हो रही। तो आप ऐसा करिए, उसके डेवलपमेंट के कारणों को दिखाने के लिए आप अपने पैरा को बदलिए। क्लियर। तो जब पैरा बदलते हैं तो होता क्या है कि एग्जामिनर को लग जाता है कि आपने लगभग सभी डायमेंशन कवर कर लिए। और मेरा ये मानना है कि आपको इसमें लगभग इस पूरे प्रश्न में, क्योंकि ये प्रश्न आपसे शायद 20 नंबर का पूछा गया होगा तभी आपने इसे 3 पेजेस में लिखा, आप क्या करें कि अपने इस पूरे प्रश्न को लगभग 4 से 5 पैरा में लिखें। क्लियर। और ये जो लाइंस आपने यहाँ पे गैप कर दिया ना, इन गैप से आप बचा करिए कि आपने यहाँ पे गैप कर दिया, थोड़ा यहाँ गैप कर दिया, इनको फुल रखिए, नहीं तो ये भी अपने आप में पैरा ही लगेंगे। ठीक है, तो इन गलतियों से बचिए। अब हम देखते हैं वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना चाहिए। आप क्या करें कि शुरू में ये बता दें कि हमें जैनुल उल आबदीन के शासन की जानकारी का स्रोत क्या है। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ ना कि आप जब भी ऐसे प्रश्न लिखें तो वहाँ पर आप W5H1 थ्योरी का उपयोग करें। इससे क्या होता है W5H1 थ्योरी से कि आपको लगभग 1 से 2 नंबर एग्जामिनर दे देता है। क्लियर। तो आप यहाँ पर पहले ये बता दें कि वास्तव में हमें जैनुल उल आबदीन के शासन की जानकारी के स्रोत कौन से हैं। तो आप देखोगे कि चाहे वो जॉनवर व श्रीवर की क्या है राजतरंगिणी हो, उन्होंने जो राजतरंगिणी के बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट किया। साथ ही आप देखोगे कि जो सोम पंडित हैं जिन्होंने कश्मीर के इतिहास पे काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है। साथ ही तारीख़ रसीदी की जो पुस्तक है जो मिर्ज़ा हैदर ने लिखी है, आप इनका उल्लेख करोगे कि इनके माध्यम से हमें जैनुल आबदीन के शासन की जानकारी मिलती है, जिसके तहत हमें क्या पता चलता है कि वो एक उदार राजा, कल्याणकारी, सहिष्णु व कला तथा साहित्य का संरक्षक था तथा आर्थिक विकास को भी उसने काफ़ी उन्नत अवस्था प्रदान की। अब जब आपने अपनी ये 2 लाइनें कवर कर दी तो क्या हुआ कि आपने एग्जामिनर को एक हिंट दे दिया कि वो उदार व जन कल्याणकारी राजा कैसे था, सहिष्णु व कला के प्रति संरक्षक कैसे था, और साहित्य और इकोनॉमी की फील्ड में उसने क्या डेवलपमेंट किए। और फिर आप उसी का विस्तार कर दो। जब आप उसका विस्तार करते हो तो एग्जामिनर को बिल्कुल एक स्टोरी में उसको बंधा हुआ फील होता है। क्लियर। और जब आप उसकी ये सारी चीज़ें बता देते हो कि कैसे वह उदार था, अब उदारता में आप यही सारे बिंदु बता दो कि उसका पिता जो था सिकंदर सा वो कितना कट्टर था और उसकी तुलना में ये कितना उदार था। उदारता के लिए इसने क्या किया, इसने हिंदुओं पर से जजिया हटा दिया, गोवध को इसने निषेध किया, साथ ही जो हिंदुओं को जबरदस्ती धर्मांतरित किया गया था उन्हें छूट दी गई कि आप अपने धर्म में पुनः वापस जा सकते हैं। इसके अलावा इसने क्या किया, प्रशासन के कई सारे विभागों में हिंदू लोगों को अपॉइंट किया। समझ रहे। तो इन सारी चीज़ों से क्या हुआ, और आप वहाँ पे एक तथ्य भी डाल दो, प्रशासन में किसको नियुक्त किया, तो श्रेया भट्ट को। उसको क्या बनाया, चाहे वो न्याय विभाग हो, चाहे वो जो जितने ये हिंदू वापस चले गए थे पुनर्स्थापन विभाग, उसके अंतर्गत उसको नेतृत्व दिया। साथ ही फिर इसने शिक्षा की फील्ड में क्या किया, तो देखोगे कि इसने मदरसों की स्थापना कराई, इसने संस्कृत ग्रंथों का फारसी में और फारसी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद कराया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब हम संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद की बात करते हैं तो ये हो सकता है कि उस समय के राजा की ज़रूरत हो प्रशासन को चलाने के लिए। बट अगर कोई राजा फारसी ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद करा रहा है तो मतलब क्या है कि वो अपने राज्य में फारसी को भी प्रमोट करना चाह रहा है और संस्कृत को भी प्रमोट करना चाह रहा। क्लियर। तो आप ऐसे बताओगे, आप बताओगे कि उस समय इसने साहित्य के संदर्भ में कौन कौन से इसके उसमें दरबार में रचनाकार थे, चाहे वो यदु भट्ट का जैन प्रकाश हो जिसमें जीवन चरित्र की बात आती है, चाहे कुतुब नाम से स्वयं ये कविताएं लिखता था, आप इसका जिक्र कर सकते हो। और जौनराज और श्रीवर का तो आपने बता ही दिया कि इसके शासनकाल में कैसे राज तरंगड़ी के बाकी अध्यायों को पूरा किया गया। फिर आप आओगे इसकी अगली फील्ड में। अगली फील्ड कौन सी, कि इसने शिल्प को कैसे बढ़ावा दिया। इसने क्या किया, कला व कागज़ व जिल्दसाजी को सीखने के लिए, उसकी टेक्निक को सीखने के लिए 2 पर्सन को कहाँ भेजा, समरकंद, कि आप वहाँ से इस तकनीक को सीख कर आइए। कोई प्रगतिशील राजा ही तो भेजेगा।
इसके अलावा इसने सॉल, जो आज हम कश्मीर का सॉल काफ़ी फेमस है उसकी बात करते हैं, उस पर काफ़ी सारी रिसर्च की और तिब्बतियों से उस कला को सीखने के लिए प्रमोट किया। आप देखोगे कि इसने बंदूक व बारूद के कारखानों की नींव डाली। इसने गलीचा या स्वर्णकारी, जो ये दस्तकारी की विधियां हैं, इनको प्रमोट किया। फिर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या करता है, कई सारी नहरों को ये खुदवाता है, तालाबों को खुदवाता है और कई प्रकार के बांधों का भी निर्माण करवाता है। क्लियर। आप इतनी सारी चीज़ें जब लिखते हो और शुरू में आप बताते हो कि कैसे इसने साम्राज्य का विस्तार किया और किस तरीके से इसने कूटनीतिक संबंध इस्टेब्लिश किए। क्यों? क्योंकि जब आप साम्राज्य जब स्थिर होगा तभी तो आप अपने अलग फील्ड्स में वर्क कर पाओगे। अगर साम्राज्य में ही अस्थिरता है तो आप इतने डेवलपमेंट संबंधित वर्क नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के संबंध में जो वर्क होते हैं वो बेसिकली शांति के अंतर्गत ही होते हैं, और जब वहाँ पर राज्य में शांति होगी ही नहीं तो ना आप साहित्य को संरक्षण दे सकते हो, ना आप शिल्प को प्रमोट कर सकते हो, ना ही इकोनॉमी पे उतना ध्यान दे सकते हो। क्लियर। आप क्या हो जाओगे, उस समय निरंकुश हो सकते हो। बट जब आपने शासन सत्ता को मजबूत कर लिया, चाहे अशोक को आप देखो या फिर आप अकबर को देखो या फिर शाहजहां को देखो और या फिर यहाँ पे जैनुल उल आबदीन को देखो, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने साम्राज्य को मजबूत किया। अब मजबूती के संदर्भ में जैनुल आबदीन ने क्या किया, तो आप देखोगे कि लद्दाख तथा बाल्टिस्तान के जो प्रदेश हैं, ठीक है, उनको कश्मीर के सुल्तान की प्रभुसत्ता के अधीन कर लिया, यानी कि अपने अधीन उनको ले आया। साथ ही आप देखोगे कि इसने क्या किया कि जो खुरासान, जिसको आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक जीतना चाह रहा था, खुरासान और मध्य एशिया के जो तैमूरियाई शासक थे, ठीक, साथ ही गिलान और मिस्र के जो सुल्तान थे और यहाँ तक कि जो मक्का में प्रधान था, उस इमाम के साथ भी अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। और कई सारे जो स्वतंत्र हिंदू शासक थे या कई सारे जो स्वतंत्र मुस्लिम शासक थे, उनके साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया। मतलब कि अपनी कूटनीतिक संबंधों की मदद से राज्य को एक स्थिरता प्रदान की और उसी स्थिरता प्रशासन की नींव के बल पर इसने कई सारे सांस्कृतिक और सामाजिक रिफॉर्म किए। क्लियर। इसीलिए आप जब बताओगे कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट, उपयुक्त बातों के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। समझ रहे? तो आप ऐसे शासन का आकलन कर सकते हो और फिर आप निष्कर्ष में ये भी दे सकते हो कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट है कि तत्कालीन युग में कोई भी मतलब शासक इसके मतलब समकक्ष इतना धर्म सहिष्णु नहीं था, इसके समकक्ष इतना सुधारवादी नहीं था जैसा कि हमें बाद के काल में अकबर देखने को मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि आपने न केवल जैनुल आबदीन के शासन की जानकारी दे दी, बल्कि आपने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया कि जैनुल आबदीन के अंदर अकबर के लक्षण कैसे थे। क्लियर। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रश्न को इस तरीके से लिखा करें। और सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी प्रश्न को लिखें तो आप उनके पॉइंट्स को एक जगह कंसीडर कर लें और उन पॉइंट्स को फिर आप ये सोचें कि हम किस प्रकार अरेंज में लगाएंगे, और ये भी फ्रेम बना लें कि हाँ, इन प्रश्नों को हमें ऐसे करना है। देखिए, आप प्रश्न भले ही पूरे दिन में 3 लिखें या 4 लिखें, लेकिन कोशिश ये किया करें कि आप अपने उस केवल एक प्रश्न में अपना 100% दें, ताकि आपको दोबारा उस प्रश्न को, उस टॉपिक को कवर ना करना पड़े। क्लियर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा, इसका उत्तर फ्रेम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।